सुरीली अपनी ननद नंदिनी से बहुत प्यार करती थी। वो कभी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी। एक दिन उसका पति सूरज उसके पास आता है। अब एक काम करो तुम ना अपनी ननद के साथ रहना छोड़ दो। अब वो तुमसे बहुत दूर जाने वाली है। आपके पास सुबह सुबह इस बकवास बात के सिवा कुछ और करने को नहीं है क्या? मैं अपनी ननद को कभी भी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। अरे तुम तो गुस्सा हो गई। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी ननद की मैं शादी करवाना चाहता हूँ और कल उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मेरी प्यारी ननद का रिश्ता तय करने से पहले मुझसे एक बार भी पूछा नहीं। पूछने की तो जाने दो, एक बार बताया भी नहीं और ना ही लड़के की फोटो दिखाई। तुम उस लड़के को अच्छे से जानती हो, तुम मिल भी चुकी हो उससे। तुमने कभी ना उसे रिश्तेदार की नजर से नहीं देखा है, लेकिन तुम उसे बहुत पसंद भी करती हो। अच्छा, ऐसा कौन सा लड़का है जिससे मैं इतने अच्छे से जानती हूँ? कहीं आप अपने दोस्त अनिकेत के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं ना? दिमाग तो तुम्हारा कंप्यूटर की तरह चलता है। बिल्कुल एकदम सही कह रही हो तुम। कल मैं ना उसके घर गया था तो मुझे पता चला कि आंटी नंदिनी को पसंद करती है। तो जैसे उन्होंने मुझसे पूछा मैंने तो तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि रिश्ता अच्छा है। अब देर करके क्या ही फायदा। लड़के को तुम पहले से जानते हैं। हाँ ये तो है। अगर वहाँ मेरी ननद की शादी होगी तो मुझे इसकी चिंता कम होगी, वरना हर वक्त यही दिमाग में चलता रहेगा कि पता नहीं वो अपने ससुराल में कैसी होगी, किस हाल में होगी। लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। अब चलो इसी बात पे गर्मा गर्म चाय पिला दो। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सुरीली इतना कहकर रसोई में जाती है और कुछ देर बाद सूरज के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है और उसे दे देती है। अगले दिन उसकी ननद को देखने के लिए अनिकेत और उसकी माँ उर्मिला उसके घर आते हैं। तभी सुरीली नंदिनी को लेकर उनके पास जाती है, जिसे देखकर उर्मिला बोलती है, सुरीली बहू, तुम्हारी ननद ना बहुत सुंदर है। मैं तो कब से इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन जब उस दिन सूरज के मुंह से मैंने ये सुना तुम लोग उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हो, तो मुझे बोलना ही पड़ गया। आंटी जी, अगर आपने पहले बता दिया होता तो अब तक तो मेरी ननद आपके घर की बहू बन जाती। हमें भी अनिकेत बहुत पसंद है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर हमारा रिश्ता इतना गहरा जुड़ जाएगा। बहू, जो ना सोचो वही हो जाता है और सबसे अच्छा होता है। हम सब लोगों ने तो फैसला ले ही लिया है, लेकिन एक बार अपनी ननद से पूछ लो वो मेरे बेटे को पसंद करती है या नहीं, क्योंकि मेरा बेटा तो नंदिनी को बहुत पसंद करता है और उसी से शादी करने का इंतजार कर रहा है। आंटी जी, वैसे तो मुझे पता है कि नंदिनी को इस शादी से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं आपके सामने ही पूछ लेती हूँ। बताओ नंदिनी, सबके सामने तुम्हें ये शादी मंजूर है कि नहीं? भाभी, आप लोगों ने जो भी फैसला किया है मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मुझे ये शादी मंजूर है। नंदिनी इतना कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सभी लोग पंडित को बुलाकर नंदिनी और अनिकेत की शादी फिक्स करवा देते हैं। दिन गुजरते हैं, तभी एक दिन सुरीली और नंदिनी पार्लर से निकलकर रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन सुरीली फोन चलाने में बिजी होती है, जिसके चलते सामने से आ रही गाड़ी पर उसकी नजर नहीं जाती। लेकिन नंदिनी उसे देख लेती है और जब तक वो अपनी भाभी से कुछ कहती, गाड़ी उसके बहुत करीब आ जाती है, जिस पर वो जल्दी से अपनी भाभी को दूर करके धक्का मार देती है और खुद गाड़ी के आगे आ जाती है। गाड़ी के पिछले हिस्से उसके सीधे हाथ से होकर गुजर जाता है। नंदिनी को बेहोश और खून से लथपथ देखकर वो बहुत डर जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है और अपने पति को रोते हुए कॉल करती है। सूरज जी, आप कहाँ हैं? जल्दी से हमारे घर के पास वाले हॉस्पिटल में आ जाइए। नंदिनी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है मैं आता हूँ। तुम रोना बंद करो और शांत हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। नंदिनी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो अंदर है, उसका इलाज चल रहा है। उसे बहुत चोट आई है। वैसे उसकी जगह मैं होती, लेकिन मेरी जान बचाने के चक्कर में वो खुद गाड़ी के आगे आ गई। वो ठीक तो हो जाएगी ना? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों परेशान बैठे होते हैं, तभी डॉक्टर वहाँ आता है और बताता है कि नंदिनी ने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया है। ये सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद वो नंदिनी को घर लेकर जाते हैं और अनिकेत और उसकी माँ को घर बुलाकर उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनने के बाद उर्मिला बोलती है, बेटा, मुझे तुझसे ना बहुत हमदर्दी है और नंदिनी के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अनिकेत मेरा इकलौता बेटा है।
उसकी शादी का और घर में बहू लाने का मेरा बहुत अरमान है और नंदिनी अब उस काबिल नहीं रही है, इसलिए मैं ये शादी नहीं होने दे सकती हूँ। आंटी जी आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पकड़ने को भी तैयार हूँ। आंटी जी इस रिश्ते को मत तोड़िए। हमने अपने सभी रिश्तेदारों को बता दिया है, अब उनको पता चलेगा तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बेटा बेइज्जती तो हमारी भी होगी, लेकिन बेइज्जती के चक्कर में एक हाथ वाली लड़के से थोड़ी ना अपने बेटे की शादी करवा दूंगी। उसकी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती हूँ मैं। आंटी जी मेरी बहन ना डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और वो बहुत जल्द ना बहुत अच्छी डॉक्टर बन जाएगी। देखिए ना आंटी जी, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी आपको। आप ऐसा मत कीजिए। एक हाथ वाली लड़की से अपने बेटे की शादी करवाने से अच्छा है कि कम पढ़ी लिखी हुई लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करवा दूं। कम से कम उसके अंदर कोई कमी तो नहीं होगी। चलो बेटा। अपने ससुराल वालों की सारी बातें नंदिनी सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे शादी के नाम से ही नफरत हो जाती है और वो आजीवन शादी ना करने का फैसला करती है। दिन गुजरते हैं, लेकिन वो अपनी इस कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ती है, जिसमें उसके भाई और भाभी बहुत मदद करते हैं। एक हाथ होने की वजह से भी वो सारे काम खुद ही करती थी, किसी पर बोझ नहीं बनती थी। कुछ टाइम बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक हार्दिक नाम के लड़के से होती है, जो कि उसी के साथ उसी के ईयर में था। उसके साथ नंदिनी का समय कब निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। कई सालों बाद वो डॉक्टर बनकर घर वापस आती है। उसे डॉक्टर की ड्रेस में देखकर सूरज और सुरीली बहुत खुश हो जाते हैं। अगर तुम्हारी जितनी हिम्मत सभी लड़कियों में आ जाए तो कोई भी लड़कियों को कमजोर नहीं बोलेगा। एक हाथ ना होने पर भी तुमने वो करके दिखाया जो संपूर्ण होते हुए भी कोई लोग नहीं कर पाते। भाभी, इन सब के पीछे एक हार्दिक नाम के लड़के का हाथ है, जिसने मेरा बहुत साथ दिया है। उसके साथ वक्त कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। आपको पता है, वो भी इंडिया से था। उसी के सहारे मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली है, वरना शायद अजनबी देश में मैं टूट जाती। ननंद जी किस हार्दिक के बारे में बात कर रही हैं? कहीं ये मेरे चाचा के लड़के हार्दिक की तो बात नहीं कर रही है ना? लेकिन इतने बड़े देश में ये लोग कैसे मिल सकते हैं? मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। भाभी, अब कहाँ खो गई? कुछ नहीं ननंद जी, एक बात बताइए, आपके पास उसकी कोई तस्वीर है क्या? वैसे तो हमने ज्यादा समय पढ़ाई में ही बिताया, लेकिन मेरे जन्मदिन की एक पिक है जिसमें वो अभी आया था। रुकिए, दिखाती हूँ। नंदिनी जैसे ही हार्दिक की पिक दिखाती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही चाचा का लड़का होता है। भगवान के इस किए पर उसे खुद विश्वास नहीं होता। अगले दिन वो नंदिनी को लेकर अपने ससुराल जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात हार्दिक से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी दंग रह जाते हैं। तभी सुरीली उन्हें सारी बात बताती है और हार्दिक से पूछती है, हार्दिक, तुमने इतने साल मेरी ननद के साथ बिताए, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें तो इनकी कमी के बारे में पता ही होगा। दीदी, मुझे नंदिनी ने सब बताया। मैं बस इतना कहूँगा कि लड़की की किस्मत ही खराब थी जिसने इसे छोड़ दिया। जो हादसा नंदिनी के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता था। इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। मतलब तुम मानते हो कि कोई भी मेरी एक हाथ वाली ननद को कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है, इन्हें कोई रिजेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल मिल सकता है दीदी, और लड़कियां इन्हें नहीं बल्कि ये लड़कों को रिजेक्ट कर सकती है। मेरी नजर में तुम मेरी ननद के लायक हो। क्या तुम इनसे शादी करोगे? सुरीली की बात सुनकर हार्दिक मुस्कुराने लगता है और तुरंत शादी के लिए हाँ कर देता है। नंदिनी को भी हार्दिक पसंद होता है और वो भी शादी के लिए मना नहीं करती। और आखिरी में सुरीली अपनी एक हाथ वाली ननद की शादी करके घर से रवाना कर ही देती है। शांति देवी गांव में रहकर ही अपनी बेटी रिया को शहर में पढ़ाया करती थी। रिया शहर से गांव आई थी। ऐसे ही एक दिन जब शांति देवी बाहर से आती है, तभी रिया उससे पूछती है, माँ, आप कहाँ से आ रही हो सुबह सुबह? आपको कितना ढूंढ रही थी मैं। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली जाती हो आप। क्यों, तुझे नहीं मालूम क्या कहाँ जाती हूँ मैं? बचपन से मुझे देख रही है, गांव में ही पली बड़ी है, फिर भी मुझसे पूछ रही है कि मैं कहाँ गई थी। क्यों माँ, आपने अभी तक वो काम नहीं छोड़ा क्या? हद है माँ, अब आपके पास किसी चीज की कमी है जो आज भी आप दूध बेचने का काम कर रही हो? दूध बेचकर ही तो मैंने तुझे इतना पढ़ाया है। अब तू कह रही है कि मैं दूध बेचना बंद कर दूं? नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक जिंदा हूँ ना, दूध बेचती रहूंगी। लेकिन माँ, कल को मेरी शादी होगी और उन लोगों को आपके दूध बेचने से दिक्कत होगी, तब आप क्या करोगी? करना क्या है, रिश्ते के लिए हाथों हाथ मना कर दूंगी।
मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में कभी नहीं भेजूंगी जिस घर में मेरे काम को नापसंद करते हो। ये भी कोई बात हुई? अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो आप हाथ से रिश्ता जाने दोगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो नहीं समझेगी। जब तेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे तब यही दूध बेचकर मैंने तेरा और मेरा पेट पाला था। एक माँ ने दूसरी माँ का दूध बेचकर एक बच्चे की परवरिश की है। तो सोच, मैं उसी बच्चे का भविष्य बनाने के लिए उस माँ का अपमान कैसे सह लूं? अपनी माँ की बात सुनकर रिया भावुक हो जाती है और गले से लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन शांति के घर उनकी पड़ोसन अरुणा आती है और आकर रिया से बोलती है, रिया, क्या बात हो गई? आज तुम्हारी माँ हमको दूध देने नहीं आई, कोई तकलीफ हो गई है क्या? चाची, माँ आज मंदिर गई है। बोल रही थी पहले मंदिर जाएगी फिर दूध देने जाएंगी। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। चिंता मत कर, आ जाएगी। मंदिर गई है। मंदिर भी थोड़ी दूर है और रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी माँ को सब पसंद करते हैं। सबकी चहेती है तुम्हारी माँ। अच्छा, मेरी माँ गांव में इतनी फेमस हो गई है क्या? लगता है माँ का बहुत नाम है। क्या बात है? तो फिर क्यों ना हो। आज तक तेरी माँ ने हमें कभी नहीं ठगा। जब से उनसे दूध लेना शुरू किया है तब से लेकर आज तक कभी दूध में कोई मिलावट नहीं किया। अगर कभी कोई नया दूध वाला आया और मेरी माँ के लिए दिए हुए दूध से भी अच्छा दूध दिया तो आप लोग तो उसको ही अच्छा बोला करोगे। ऐसा नहीं है, कोई नया दूध वाला आया ना हो हमारे गांव में। बहुत आए और हमने भी उनके लाए हुए दूध पिया था। जो अच्छा होता है आखिरकार उसकी ही चलती है। अरुणा और रिया बात कर ही रही होती है तभी वहाँ शांति आती है और अरुणा को देखकर बोलती है, क्यों री अरुणा, रुका नहीं गया ना तुझसे? मैंने कहा था ना कि कल मैं लेट हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरे घर तक का सफर तो तुझे तय करना ही था। क्या करूं? अब आप ही बताओ दीदी, मुझे चैन नहीं मिलता जब तक यहाँ के दूध से चाय बना कर ना पी लो। वैसे भी बिटिया आई है, इसी बहाने थोड़ी बातें भी हो गई बिटिया से। अरे पूछ मत, बिटिया तो बोल रही थी कि दूध का व्यापार ही बंद कर दूं। अब बहुत हो गया काम, ऐसा बोल रही थी वो। अरे नहीं दीदी, ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना, वरना हम गांव वाले कहाँ जाएंगे दूध लेने। लेकिन चाची, अब क्या जरूरत है दूध बेचने की? अब तो हमारे पास जितना है ना बहुत है। मैं तो चाहती हूँ माँ आराम करे, घर पर बैठी रहे। हाँ, घर पर बैठी रहे और अपने बुढ़ापे का इंतजार करे। क्यों? अरे तुम बैठो आराम से, मुझे बहुत पसंद है अपना काम। वैसे भी तुम्हारी शादी के लिए मुझे दहेज जमा करना है। माँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है दहेज की। जो लड़का दहेज मांगेगा ना, मैं तो उससे शादी ही नहीं करूँगी। दीदी, आप इतनी अमीर हो फिर भी आपको दहेज की चिंता है, ये भी कोई बात हुई भला? अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे दहेज देने में ना इतना सोचना पड़ता और ना ही इतनी मेहनत करनी पड़ती। वही तो चाची, इतना कौन सोचता है? वैसे भी मैंने बोल दिया है, मैं उसी से शादी करूंगी जो लड़का दहेज नहीं लेगा। बस बात खत्म। अच्छा, तू बिना दहेज दिए शादी करेगी, लेकिन तुझसे कोई शादी नहीं करेगा, देख लेना। उम्र भर मेरी तरह दूध बेचती रहना। सभी की बातचीत ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद घर पर दूध लेने वालों की भीड़ हो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और गुजरते वक्त के साथ एक दिन रघु नाम का एक आदमी गांव में आता है और शांति के घर दूध लेने वालों की इतनी भीड़ देखकर मन ही मन बोलता है, काश मेरे पास भी ऐसा व्यापार होता, मैं भी इतना अमीर हो जाता। रघु खुद से बातें कर ही रहा होता है तभी वहाँ अरुणा आती है और बोलती है, क्या हुआ भाई साहब, यहाँ अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हैं? चलिए घर में, वहाँ सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलता हूँ। वैसे मुझे एक बात बताओ अरुणा, ये औरत करती क्या है जो इसके घर के बाहर हमेशा लोगों की लाइन लगी रहती है? अरे ये शांति दीदी है, दूध बेचती है, बहुत अच्छी है ये। जब से यहाँ इस गांव में आई है तब से लेकर आज तक पूरा गांव इनके यहाँ से ही दूध लेता है। अच्छा, तो दूध वाली है। मुझे लगा कोई करोड़पति है, तभी इनके घर के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती है। मैंने सोचा उधार उधार देती होगी। हाँ, उधार भी मांगते हैं और दूध भी लेने आते हैं। शांति दीदी थोड़ी परेशान है, उनकी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही है।
अगर अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो शादी करवा दे अपनी बिटिया की। अच्छा, इनकी कोई बेटी भी है? अगर हम अपने राहुल की शादी इनकी बेटी से करवा दे तो कैसा रहेगा? बस भैया, आज के बाद ऐसा बोल भी मत देना। राहुल कैसा है मुझे अच्छे से मालूम है। उसकी शादी मैं नहीं होने दूंगी रिया बिटिया से। चलिए अब घर चलते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं इस करोड़पति दूध वाली की बिटिया से शादी तो करवा के रहूंगा अपने बेटे राहुल की। रघु के मन में शांति का घर और दूध बेचने का व्यापार देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन अरुणा को किसी जरूरी काम से गांव के बाहर जाना पड़ता है। तभी अगली सुबह रघु दूध लेने शांति के घर जाता है और बातों बातों में अपने बेटे की बात करता है और बोलता है, अरे बहन जी, क्या बताऊं मैं आपको, मैं अपने बेटे राहुल उसकी शादी को लेके बहुत परेशान हूँ। पता नहीं आजकल की दुनिया में संस्कारी बहू कहाँ मिलती है। आपका बेटा भी है? अरे वाह, मुझे अरुणा ने कभी बताया नहीं उसके भाई का कोई लड़का है। अगर ऐसा है तो मैं अपने जान पहचान के वहाँ ही अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहूंगी। क्या कहा आपने? मैं कुछ समझा नहीं बहन जी। भाई साहब, मैं भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। अगर आपका लड़का शादी के लायक हो तो क्या हम उन दोनों की शादी तय कर दें? क्या बात कर रही हो बहन जी, आपने मेरे सर से बोझ हटा दिया। मुझे पता नहीं था ये आपकी कोई बेटी भी है। मैं तैयार हूँ शादी करवाने के लिए। तो ठीक है, फिर हम पंडित जी को बुलवा कर शादी की तारीख निकलवाते हैं। सगाई और शादी साथ ही करवा देंगे। शांति की बात सुनकर रघु भी अपने बेटे की शादी की तैयारियों में जुट जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और शादी के दिन रघु बोलता है, जब शादी के मंडप में रिया और राहुल बैठे हुए थे। बहन जी, छोटे मुंह बड़ी बात, आपने एक बार भी दहेज का जिक्र नहीं किया। क्या हुआ, आप अपनी बेटी को कुछ नहीं देना चाहती क्या? दहेज? ये बात क्यों करूं, जबकि मुझे कुछ देना ही नहीं था। अगर मुझे दहेज ही देना होता तो क्या मैं अपने पहचान वाले से शादी करवाती? नहीं नहीं बहन जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा। मैं अपने रिश्तेदारों को क्या कहूँगा, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? अगर ऐसा हुआ तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, वरना मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आपको दहेज दे सकूं। रघु शांति की बात सुनकर अपने बेटे को मंडप से उठाकर ले जा ही रहा होता है। तभी वहाँ अरुणा बोलती है, हाँ, आप जा सकते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि रिया बिटिया की शादी इस शराबी राहुल के साथ होनी चाहिए। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गई, आपने तो अपने बेटे का रिश्ता रिया बिटिया से ही करवानी चाहिए। तुम बाहर क्यों गई थी? मुझे पता नहीं था कि ये लड़का शराबी है। लेकिन अरुणा, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? शांति इतना बोलकर रोने लगती है। तभी एक आवाज आती है और वो बोलता है, मैं करूंगा रिया से शादी। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ। शांति चाची, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं शादी करना चाहूंगा आपकी बेटी रिया से। लेकिन अर्नव, माँ, रिया तो आपको भी बहुत पसंद है ना, और हमारे गांव की है। वैसे भी शांति चाची की मैं हर बात मानूंगा। अगर वो कहती हैं ये शादी नहीं हो सकती तो ये शादी नहीं होगी, लेकिन अगर वो हाँ कहेंगी तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अर्नव की बात सुनकर शांति और अरुणा मान जाती हैं और धूमधाम से उसी मंडप में अर्नव और रिया की शादी करोड़पति दूध वाली की बेटी से बिना दहेज के हो जाती है। और करोड़पति दूध वाली का दहेज देख सारा गांव हैरान था, क्योंकि शांति ने अपना पूरा व्यापार अर्नव के नाम जो कर दिया था। शोलापुर गांव में रामकिशन अपने परिवार के साथ रहा करता था। परिवार में उसकी माँ, बीवी और बहन थी। ऐसे ही एक दिन रामकिशन अपनी बीवी से कहता है, भाग्यवान, जरा माँ को बुलाना, कुछ जरूरी बात करनी है रागिनी के बारे में। माँ जी तो मंदिर गई हुई हैं। जब तक माँ जी आएंगी आप अपनी दुकान पर जा चुके होगे। आप एक काम कीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं माँ जी को बता दूंगी। तुम क्या बताओगी, मैं ही इंतजार कर लेता हूँ। काम के सिलसिले में ना इतना वक्त मिल ही नहीं पाता कि आराम से बैठ के माँ से बात कर पाऊँ। जब भी मैं घर आता हूँ माँ खाना खा के सो चुकी होती है। आज तो मैं माँ से बात करके ही रहूंगा।
ठीक है, फिर आप माँ जी का इंतजार करो, तब तक मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। बहुत काम है। और रागिनी के बारे में क्या बात करनी है मुझे भी तो बताइए। नहीं, पहले मैं माँ को बताऊंगा, उसके बाद घर में सबको पता चल जाएगा। सोनाली और रामकिशन बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सुनीता आती है और घर का काम बिखरा हुआ देखकर सोनाली से कहती है, क्यों रे बहू, मैं मंदिर भी होकर आ गई, लेकिन तेरा घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब देखो काम चोरी ही करती रहती है। और तू राम, अभी तक दुकान क्यों नहीं गया? कब जाएगा? समय देखा है, समय से काम नहीं करोगे तो काम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अरे माँ, अभी अभी मंदिर से आई हो और आते डांटने लग गई। बैठो पहले आराम से, तब जाके ना जितना मर्जी हो उतना डांटना। वैसे मुझे आपसे एक बात करनी है। ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो अभी तक मेरा इंतजार कर रहा है? चल जल्दी जल्दी बोल और दुकान जा। माँ, मैंने रागिनी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। वो लोग 2-3 दिन में आ जाएंगे रागिनी को देखने। आप बस रागिनी को समझा देना सारी बातें, ठीक है? ठीक है, लेकिन जिसके लिए तूने रिश्ता ढूंढा है, पहले उससे तो देख। महारानी अभी तक घोड़े बेचकर सो रही होगी। अभी से उसको सुधारेगा नहीं तो बाद में हमारी ही नाक कटवाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस दिन लड़के वाले आएंगे ना, उस दिन सोनाली खाना बना लेगी और उसके बाद रागिनी को धीरे धीरे सब कुछ सिखा देंगे। बस यही गलतफहमी पाले रख तू भी। इतने सालों से मैंने पाले, अब तेरी बारी है। पता नहीं क्या होगा इस रागिनी का। अरे बहू, जा जाकर रागिनी को उठा। अगर ना उठे तो एक बाल्टी पानी डाल देना। बस कुछ बोले तो बोलना माँ जी ने ऐसा करने को बोला है। माँ जी, पानी में डाल दूं, लेकिन बिस्तर का क्या? वो तो पूरा गीला हो जाएगा ना। नहीं माँ जी, मैं पानी नहीं डालूंगी। अपनी सास की बात सुनकर सोनाली रागिनी को उठाने जाती है और रामकिशन भी अपनी दुकान पर चला जाता है। कुछ देर बाद रागिनी अपनी माँ के पास भाभी के साथ आती है और तभी सुनीता रागिनी को सुनाते हुए कहती है, अहो भाग्य हमारे, राजकुमारी निद्रा से जागकर हमारे पास पधारी। अरे राजकुमारी जी, नींद तो पूरी हो गई ना आपकी? अरे माँ, क्या आप भी सुबह सुबह नाटक लगा रखा है? बात क्या है? अरे अरे बोल रही हो? वाह, क्या बात करने की तमीज है आपकी। अरे हम तो कब से आपकी राह देख रहे हैं कि कब आप यहाँ पधारे और हम आपको बातें बताएं। माँ, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आपको हो क्या गया है? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? रात को कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया माँ जी को जिसे खाकर माँ जी की तबीयत खराब हो जाए। अरे भाभी, मैं मजाक कर रही हूँ। कहाँ आप भी मेरे मजाक को सच मान बैठी। माँ, अब आप बता दो क्या कहना है आपको मुझसे। बोल तो मैं दूंगी, लेकिन पहले तुम दोनों जाकर अपनी जरूरी बातें खत्म कर लो। हो गई खत्म। अब जल्दी से बता भी दो माँ, मुझे कुछ काम है। जो आज नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। तेरे भैया ने एक रिश्ता देखा है और वो लोग तुझे देखने 3 दिन बाद आ रहे हैं। तैयार रहना, दोबारा नहीं बोलूंगी। तैयार होने के लिए। सुनीता की बात सुनकर रागिनी हैरान थी। कुछ देर सोचने के बाद रागिनी अपने कमरे में अपनी भाभी के साथ बात कर रही होती है। तभी रागिनी कहती है, भाभी, मैं चाहती हूँ आप 3 दिन बाद अपने हाथ का स्पेशल खाना बनाओ जो घर वालों को बहुत पसंद है, लेकिन बकवास बनना चाहिए। जो खाए दोबारा हमारे घर ना आए। लेकिन रागिनी, ये कैसे होगा? मैं खाना कैसे खराब करूँ? हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है तो ठीक है, बिगाड़ दो खाना, लेकिन मुझसे मत बोलो। क्या भाभी, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अब आप खाना खराब नहीं बना सकती। आपको तो पता है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर आप चाहती हो मेरी अभी शादी ना हो तो खाना अच्छा मत बनाना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी खाना खराब करने की। जितना हो सकता है खराब बनाऊंगी बस। हाँ बस, अब मैं भी देखती हूँ कैसे माँ मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करती है। बस अब इंतजार है तो उस दिन का, जिस दिन मुझे देखने लड़के वाले और उसके घर वाले आएंगे, तब मजा आएगा। दोनों ननद भाभी खाना खराब करने का प्लान बनाते हैं और देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब लड़के वाले रागिनी को देखने आते हैं। तभी रामकिशन उस लड़के से कहता है, वो हमारी बहन बहुत संस्कारी है, हमारा कहा हुआ हर बात मानती है, लेकिन आपको बता दूं, थोड़ी बहुत शरारत भी करती है। अगर कभी कोई भूल हो जाए तो माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं भाई साहब, बचपना तो सबके अंदर होना चाहिए। वैसे भी हम तो बस काम को लेकर बिजी रहते हैं। आपने हमें समझने का प्रयास किया, हमारे लिए ये बहुत है। रुकिए, मैं रागिनी को बुलवाता हूँ। माँ, रागिनी को लेकर आना। हाँ, अभी बुलाती हूँ।
और सोनाली बहू जरा खाने के लिए कुछ पकोड़े ला कर रख दो। शायद हमारे होने वाले दामाद जी को भूख लग रही है। क्यों, सही कहा ना बेटा वरुण? बिल्कुल सही कहा आपने। आंटी वैसे मैं पूछने वाला ही था, तब तक आपने पूछ लिया। वरुण की बात सुनकर सभी घर वाले हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद सुनीता रागिनी को सबके सामने लेकर आती है। रागिनी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तभी वरुण की माँ कहती है, क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही है रागिनी। फोटो से ज्यादा तो सामने से खूबसूरत लगती है। हाँ, मैं भी यही कहती हूँ। तस्वीर देखकर कुछ पता नहीं लगता, बात तो आमने सामने देखने में है। अरे माँ, आप ही लोग सारी बातें करोगे क्या? कोई वरुण जी से तो पूछो। वरुण जी, आपको हमारी रागिनी पसंद तो आई ना, या नहीं? मुझे तो बहुत पसंद है आपकी बहन। हम घर जाकर आपको बताते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग को अच्छा लगे उसी हिसाब से बताइए, लेकिन जाने से पहले खाना खाकर जरूर जाना। माँ, अब बातें हो गई हो ना, तो मेहमानों के लिए खाना लगवाते हैं। सोनाली, सबके लिए खाना लगा दो। सोनाली को बोल अपने हाथ का स्पेशल खाना बनाया है नहीं। क्या है ना, हमारी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। सभी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। रागिनी मन ही मन कहती है, अरे सभी लोग इतने अच्छे से खाना खा रहे हैं, क्या बात है? भाभी ने खाने में नमक नहीं डाला क्या? खाना खाने के बाद लड़के वाले सोनाली की बहुत तारीफ करते हैं। सभी खुशी खुशी रिश्ता पक्का भी करते हैं। सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं। तभी रागिनी अपनी भाभी को अपने कमरे में बुलाती है। क्या बात होगी रागिनी, मुझे क्यों बुलाया? आपको मैंने कुछ करने के लिए कहा था, लेकिन नहीं, आपने तो सब कुछ खराब कर दिया। क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी कहना है साफ साफ कहो। आपने खाना अच्छा क्यों बनाया भाभी? देखा ना, लड़के वाले पहले सोचने की बातें कर रहे थे, लेकिन आपके हाथ का खाना खाकर उन लोगों ने तो शादी की तारीख फिक्स कर दी। बताओ, अच्छा क्यों बनाया खाना? मुझे नहीं पता खाना अच्छा कैसे बन गया। खाना अब अच्छा बन गया है तो मैं क्या करूं? आप ही बता सकती हो कि आपने खाना अच्छा क्यों बनाया। बस मुझे जवाब चाहिए। ननद भाभी दोनों बातें कर ही रही थी। तभी वहाँ सुनीता आ जाती है। मैंने बोला था सोनाली को खाना अच्छा बनाने के लिए। अगर आज खाना अच्छा नहीं बनता तो तुम्हारा रिश्ता भी तय नहीं हो पाता। वैसे मुझे बताओ, आखिर तुम खाना खराब क्यों खिलाना चाहती थी? बस यूं ही, मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, इसलिए खाना खराब बनाना था। लेकिन एक मिनट, आपको कैसे पता चला माँ कि खाना खराब करने का हम सोच रहे हैं? जब तुम दोनों को मैं बुलाने तुम्हारे कमरे में आ रही थी, तब मैंने तुम दोनों को खाना खराब करने की प्लानिंग बनाते हुए सुन लिया था। और आज पूरे दिन मैं बहू के साथ थी ताकि खाना खराब ना कर सके ये। तभी रागिनी अपने सिर पर हाथ रख लेती है और कुछ दिनों बाद रागिनी की शादी अच्छा खाना बनाने की वजह से हो जाती है। और अब रागिनी अपने परिवार वालों के साथ बहुत खुश थी।